गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम करंट अफेयर्स के क्लास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा से आज के टॉपिक का शुरुआत करते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यह कई मायनों में खास है, इसीलिए इस पर कई सारे प्रश्न बन सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। तो उसी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आज हम इस टॉपिक्स को देखेंगे, जिसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं हम इसका भी ध्यान रखेंगे और क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है इसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा क्यों इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है, हम इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो आइए इसी टॉपिक से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बांग्लादेश की जो यात्रा है, यह 26-27 मार्च 2021 को हुई है। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, बांग्लादेश की पीएम जो है शेख हसीना, उन्हीं के निमंत्रण पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश गए और वहीं पे उन्होंने कई जगह विजिट किया, कई उद्घाटन किए, कई जगह शिरकत किया, जो महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय प्रधानमंत्री का यह दौरा 3 महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा हुआ है। पहला, शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती, जो बांग्लादेश के संस्थापक थे, जो वर्तमान शेख हसीना के पिता भी हैं, उनकी जन्मशती थी। दूसरा, भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो गए थे। राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। और तीसरा, जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध हुआ था, उसके भी 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। उसकी याद में भी यह प्रधानमंत्री की यात्रा महत्वपूर्ण हो जाती है। बांग्लादेश युद्ध के भी 50 वर्ष पूरे हो जाने के कारण यह यात्रा महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी 3 चीज़ें, शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती, दूसरा बांग्लादेश और इंडिया के राजनयिक संबंध के 50 वर्ष पूरे होने, और बांग्लादेश युद्ध, यानी जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ युद्ध है जो 1971 में हुआ था, उसके भी 50 वर्ष, जिसके बाद बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना के पिता हैं, वो बांग्लादेश के संस्थापक माने जाते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में यह युद्ध हुआ था, जिसके बाद बांग्लादेश, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान माना जाता था, पाकिस्तान से आज़ाद हुआ और इसका नाम बांग्लादेश पड़ा। और यह शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में ही हुआ था, इसीलिए ये 3 कारणों से महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो हमें यह 3 चीज़ें याद रखनी है और इसके बाद हम देखते हैं कि और भी क्या क्या घटनाएं इससे जुड़ी हुई हैं जो जिस पे प्रश्न बन सकते हैं। तो एक चीज़ और हम ध्यान रखते हैं कि 26 मार्च 2021 को, यानी जब पीएम बांग्लादेश गए, तो उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए और इस अवसर पर उन्होंने ढाका के नेशनल परेड ग्राउंड में भाषण भी दिया। यानी यह जो 26 मार्च 2021 है, यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस है। ठीक है, राष्ट्रीय दिवस है किसका? बांग्लादेश का। और इसी दिन जो है यहाँ के परेड में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए और उन्होंने यहाँ पे भाषण भी दिया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने वहाँ स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। यह राष्ट्रीय शहीद स्मारक बांग्लादेश के युद्ध के समय शहीद हुए सेनानियों, सैनिकों की याद में यह बनाया गया है। इसमें तो इस राष्ट्रीय दिवस के अवसर पे, क्योंकि यह राष्ट्रीय बांग्लादेश का आज़ादी का 50 वर्ष पूरा हो चुका था, तो ये भी महत्वपूर्ण था। और यह जगह कहाँ पे है?
सावर, बांग्लादेश के सावर में यह जगह है। यहाँ पे भारतीय प्रधानमंत्री ने जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। ठीक है, फिर साथ ही साथ ढाका में, जो कि वहाँ की राजधानी है, ढाका में शेख हसीना और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने वहाँ पे एक जीवन और विरासत पे आधारित बंगबंधु और बापू प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। बंगबंधु, यह शेख मुजीबुर रहमान को ही बंगबंधु कहा जाता है। बंगबंधु और बापू, ठीक है, बंगबंधु और बापू प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तो हमसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश के कौन से जगह पे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की यात्रा के दौरान बंगबंधु बापू प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ठीक है, तो हमें ये चीज़ याद रखना है कि यह घटना ढाका में घटी है, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बिंदु और भी बनते हैं जो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, वो यह है कि यह जो टाइम है वो शेख जो मुजीबुर रहमान है, जो बांग्लादेश के संस्थापक थे, यह वर्ष उनकी 100वीं जयंती का था। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान या बंगबंधु के 100वीं जयंती का यह टाइम था 2021। इसी स्मृति में, ठीक है, बांग्लादेश में मुजीब वार्षो मनाया जा रहा था। उनके जयंती के उपलक्ष्य में बांग्लादेश में मुजीब वार्षो मनाया जा रहा था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि मुजीब वार्षो किस देश के महान नेता के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा था। तो ये बांग्लादेश के संस्थापक थे शेख मुजीबुर रहमान, उन्हीं के 100वीं जयंती की स्मृति में पूरे बांग्लादेश में मुजीब वार्षो मनाया जा रहा था। ठीक है, ऐतिहासिक जो मुजीब वार्षो है, इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने, ठीक है, बांग्लादेश में एक जगह है गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, ये बिहार में भी एक गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट है, उसको नहीं ध्यान रखना है। ये बांग्लादेश का गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, जो बंगबंधु का पैतृक आवास भी है। यहीं पे बंगबंधु का मकबरा है, बंगबंधु का मकबरा है। इसी मकबरे पे का यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मुजीबुर रहमान के मकबरे की यात्रा की। ठीक है, तो हमें यह भी याद रखना है कि यह मुजीबुर रहमान का मकबरा कहाँ है, तो बांग्लादेश में। तो यह कहाँ पे है, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में, और इसको याद रखना है क्योंकि इस पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरा चीज़ जो एक और महत्वपूर्ण बन जाता है, 51 शक्तिपीठों में से 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ जो बांग्लादेश में, जिसका नाम है जोगेश्वरी मंदिर। ठीक है, इस मंदिर की यात्रा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और यहाँ पूजा अर्चना भी की। तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है, भूलनी नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ और है, ये प्रश्न किसी एग्जाम में भी हाल फिलहाल में पूछा भी गया है कि मतुआ समुदाय कहाँ पे है, किस देश में है मतुआ समुदाय। तो यह बांग्लादेश में है, और यह इसलिए अभी फेमस है क्योंकि मतुआ समुदाय से बांग्लादेश के ओराकांडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। ओराकांडी में मतुआ समुदाय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के ओराकांडी में मुलाकात की है। तो ये इस पे सीधे सीधे ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है कि मतुआ समुदाय
कहाँ से संबंधित है? भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश या कोई और देश, श्रीलंका, ऐसे 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे अभी मार्च में ही पीएम प्रधानमंत्री ने इस समुदाय से मुलाकात की। मोदी ने यहीं पे, प्रधानमंत्री मोदी ने यहीं पे ओराकांडी में ही लड़कियों के लिए एक माध्यमिक विद्यालय और एक प्राइमरी स्कूल के निर्माण की घोषणा भी की, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने एक चीज़ और बताया कि यह जो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट है, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के एक जगह है जिसका नाम है सतखीरा। सतखीरा, इस सतखीरा जगह पे प्रधानमंत्री मोदी ने चक्रवात आश्रम सह सामुदायिक केंद्र के निर्माण की भी घोषणा की। आश्रम सह सामुदायिक केंद्र के निर्माण की भी घोषणा की। हम जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में बहुत सारे चक्रवाती तूफान आते हैं, जिससे हमारे देश में भी उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम पश्चिम बंगाल को देखें, उड़ीसा को देखें, आंध्र प्रदेश को देखें या अंदर आ जाएं, तो कई बार चक्रवात का प्रभाव इतना रहता है कि झारखंड, बिहार तक बारिश होती है, तेज़ बारिश होती है, तेज़ हवाएं चलती हैं। इस तरह के चक्रवातों से बांग्लादेश भी बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है। तो उन्हीं चक्रवातों से जो बेघर हुए लोग हैं, जो गरीब हुए लोग हैं, उन्हीं के लिए एक सामुदायिक केंद्र के निर्माण की घोषणा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कहाँ पे, शेख मुजीबुर रहमान का जो पैतृक जिला है, उसी पैतृक जिला के मतलब गोपालगंज के सतखीरा में उन्होंने एक सामुदायिक केंद्र की स्थापना की बात की है, ठीक है। तो इस तरह से यह कई मामलों में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इस पे प्रश्न ऐसे ही पूछे जा सकते हैं और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा इस पे एक नहीं कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब अगला टॉपिक है ग्राम उज्ज्वला कार्यक्रम। ग्राम उजाला कार्यक्रम। ग्राम उजाला कार्यक्रम, यह कार्यक्रम जो है वो केंद्रीय विद्युत मंत्री कौन है? राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार वाले आर.के. सिंह। आर.के. सिंह, इन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत आरा, कहाँ पे? आरा डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। आरा डिस्ट्रिक्ट में इस कार्यक्रम का शुरुआत वर्चुअल समारोह के द्वारा की। यह ग्राम उज्ज्वला कार्यक्रम की शुरुआत इन्होंने इस टाइम पे की और यह डेट था 19 मार्च 2021 को, ठीक है। ग्राम उज्ज्वला कार्यक्रम जो है, इसकी शुरुआत किसने की? केंद्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने की। और यह कहाँ पे शुरू किया गया? इस समारोह का उद्घाटन वर्चुअल रूप से कहाँ हुआ? आरा में हुआ, ठीक है। इसके साथ ही साथ 24 मार्च को बनारस के उत्तर प्रदेश में भी इस योजना का शुभारंभ किया गया। बनारस के यूपी के बनारस में भी इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि ग्रामीणों को केवल 10 रुपये मूल्य पर उच्च गुणवत्ता का LED बल्ब उपलब्ध कराना। 10 रुपये मूल्य पे उच्च गुणवत्ता का LED बल्ब उपलब्ध कराना, ठीक है। यानी विद्युत के प्रयोग में दक्षता को बढ़ावा दिया गया है, ठीक है, ताकि कम ऊर्जा खपत के साथ हमें ऊर्जा का प्रयोग करने का
एक उद्देश्य पूरा हो जाए, इसी के लिए यह ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये प्रति बल्ब की सस्ती कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले एलईडी बल्ब को वितरित किया जाएगा। तो इस पे जो प्रश्न बन सकता है वो सीधे यह बन सकता है कि ग्राम उजाला कार्यक्रम कहाँ पे इसका समारोह हुआ, कहाँ पे ये शुरू किया गया है। दूसरा ये सवाल बन सकता है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का क्या उद्देश्य है? योजना का एक ही उद्देश्य है कि 10 रुपया प्रति बल्ब एलईडी बल्ब ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराना, ताकि जो लाल या पीले बल्ब होते हैं जहाँ जिसमें ज़्यादा ऊर्जा का खपत होता है, उससे ऊर्जा दक्षता के संदर्भ में उससे बचा जा सके और एलईडी बल्ब का प्रयोग करके ऊर्जा दक्षता को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए इसका प्रयोग किया गया। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में आरा में, बनारस में, विजयवाड़ा में, आरा बनारस की बात हमने कर ली, विजयवाड़ा यह कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, विजयवाड़ा में और नागपुर यानी महाराष्ट्र में और पश्चिमी गुजरात के जिलों के गांवों में लगभग 1.5 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण पहले चरण में किया जाएगा। 1.5 करोड़ नागपुर में और पश्चिमी गुजरात में लगभग 1.5 करोड़ एलईडी बल्बों का प्रथम चरण में वितरण किया जाएगा, ताकि ऊर्जा दक्षता को इससे प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो यह ग्राम उजाला कार्यक्रम जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? ये ग्राम उजाला कार्यक्रम जो है यह बेसिकली ऊर्जा की दक्षता पूर्ण प्रयोग से जुड़ा हुआ है। और इसमें क्या किया जाएगा? यह इसका उद्घाटन पहले आरा डिस्ट्रिक्ट में किया गया, फिर 24 मार्च को यूपी के बनारस में किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि 10 रुपया प्रति एलईडी बल्ब गाँव में वितरित किया जाए, ताकि ऊर्जा दक्षता को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो ये अब आते हैं अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक है आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू किया गया। कब? 12 मार्च 2021 को। कहाँ से शुरू किया गया? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से ये साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात की राजधानी है। यहीं से पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। यह एक पद यात्रा या स्वतंत्रता मार्च के रूप में इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, और आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75 की शुरुआत इस तरह के टर्म से, शीर्षक से की गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया इस टर्म के साथ, एक शीर्षक के साथ की गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की एक पहल है। ठीक है, जो कि प्रगतिशील भारत की आज़ादी और इसके लोगों के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों को मनाने के लिए इसका शुरुआत किया गया है। ठीक है, एक पदयात्रा से, एक स्वतंत्रता मार्च से इसकी शुरुआत की गई है, जिसका शीर्षक क्या है? आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75। इसका मुख्य पहल क्या है? भारत सरकार का पहल यही है कि जो प्रगतिशील भारत की आज़ादी और इसके लोगों के जो गौरवशाली इतिहास रहा है, जो संस्कृति रही है, जो उपलब्धियां रही है, उसको मनाने से इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, यानी अपने इतिहास, संस्कृति के प्रति लोगों के लगाव को बढ़ाना, उसके बारे में जानना, उससे प्रभावित होना, उससे प्रेरणा लेना, इस उद्देश्य के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव को शुरू किया गया है। इस महोत्सव में 75 वर्षों के समारोह के लिए 5 स्तंभों का निर्माण
5 स्तंभों का निर्णय लिया गया है। 5 स्तंभ का निर्णय लिया गया है आज़ादी के महोत्सव के लिए। 5 स्तंभ का निर्णय लिया गया है और इसमें 5 स्तंभ क्या क्या शामिल है? स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, पहला। दूसरा, 75 पर विचार। तीसरा, 75 पर उपलब्धियाँ। चौथा, 75 पर कार्रवाइयाँ। और 75 का संकल्प। ये जो 75 वर्ष पूरे हुए हैं, इसी पे ये 5 तरह के जो निर्णय लिए गए हैं वो महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको यही ध्यान रखना है कि ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है वो कहाँ से शुरू किया गया? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है और इसके जो शीर्षक है वो क्या है, आपको ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि जब पीसीएस में प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसी से पूछे जाएंगे, ठीक है। यह महोत्सव आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से, ठीक है, 75 सप्ताह पूर्व 75 सप्ताह पूर्व आरंभ होकर 15 अगस्त 15 अगस्त कब तक? 2023 तक चलेगा। तो ये भी पूछा जा सकता है, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है उसका प्रारंभ कब होगा और कब तक चलेगा। तो यह जो 75वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पूर्व, ठीक है, से शुरू होकर 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है? भारत के स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करना इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है। तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इस पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है, या ऐसे पूछा जा सकता है ये कहाँ शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया, इसका शीर्षक क्या था, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु। मैत्री सेतु यह किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश। ये पूछा जा सकता है कि मैत्री सेतु का संबंध किससे? भारत बांग्लादेश, भारत भूटान, भारत म्यांमार या भारत नेपाल, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो मैत्री सेतु का जो संबंध है वो भारत बांग्लादेश से। 9 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। यह सेतु जो है, अब इससे जो प्रश्न बन सकते हैं इस पर ध्यान रखना। एक तो ये बन सकता है कि मैत्री सेतु किन 2 देशों के बीच का संबंध है, ये बन सकता है। दूसरा, यह मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पे किया गया है? यह मैत्री सेतु का निर्माण फेनी नदी पे किया गया। फेनी नदी पे किया गया, ये जरूर याद रखना। अब फेनी नदी पे दक्षिणी त्रिपुरा के सबरूम नामक स्थान पे किया गया है। दक्षिणी त्रिपुरा के सबरूम नामक स्थान पे किया गया। इसकी लंबाई, ये मैत्री सेतु की लंबाई 1.9 किलोमीटर यानी 1900 मीटर है, यानी लगभग 2 किलोमीटर के बराबर है। लेकिन ये डेटा एग्जैक्ट याद रखिएगा, कई बार 2-3 ऑप्शन पूछ देते हैं मैत्री सेतु के बारे में, 3 बातें, कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो इसमें ये पूछा जा सकता है यह 1.9 किलोमीटर है। तो एग्जैक्ट याद रखना है आपको कि यह जो मैत्री सेतु है यह दक्षिण त्रिपुरा के फेनी नदी पे इसका निर्माण किया गया है। और यह भारत बांग्लादेश के बीच संबंधों पर आधारित है, यह दोनों से जुड़ा हुआ है और इसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर, ठीक है। और यह जो फेनी नदी है यह दक्षिणी त्रिपुरा जिले से निकलती है तथा बांग्लादेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यानी यह जो फेनी नदी है यह पहले इंडिया के त्रिपुरा, दक्षिण त्रिपुरा से गुजरती है, फिर यह बांग्लादेश देश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसीलिए यह मैत्री सेतु इसी पे बनाया गया है और इसीलिए यह दोनों देशों से जुड़ा हुआ है। तो आपको इसी तरह से इस प्रत्येक टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है और क्या क्या प्रश्न उस पर बन सकते हैं ये जरूर ध्यान रखना है। इस पे प्रश्न इजी भी बन सकते हैं, टफ भी बन सकते हैं। अगर इजी बनेगा तो सीधे सीधे पूछ लेगा मैत्री सेतु किससे जुड़ा हुआ है,
किस दो देशों से जुड़ा हुआ। अगर टफ बनाना है तो इस पे 3-4 पॉइंट दे देगा और 3-4 पॉइंट दे के पूछ लेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही आपको याद रखनी है। अब आते हैं, अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, पीएम या प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। पीएम हेल्थ सिक्योरिटी फंड। ठीक है, यह प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि जो है यह मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रधानमंत्री सुरक्षा निधि के बारे में एक मंजूरी दी है। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के बारे में इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं यह है कि यह एक एकल गैर व्यापारिक या व्यक्तिगत आरक्षित कोष है। मतलब क्या है कि यह जो शिक्षा और स्वास्थ्य पे उपकर लगता है, इस उपकर से जो फंड आएगा, जो पैसा आएगा, इसी से इस सुरक्षा निधि का निर्माण किया गया। यानी मार्च 2018 से में हमने क्या देखा था कि तत्कालिक जो वित्त मंत्री थे ने अपने बजट भाषण में कहा था कि 3% शिक्षा उपकर के स्थान पे 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लगाने की घोषणा की थी। स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर कितना परसेंट था? 4%। यह कब की बजट में? 2018 के बजट में उस समय के तत्कालिक वित्त मंत्री ने 4% का स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लगाने की घोषणा की थी और इसी निधि का प्रयोग प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के तौर पे किया जाएगा। जो फंड आएगा, जो पैसा आएगा, वो उसी से इस फंड का निर्माण किया गया। इस निधि में या इस फंड में, ठीक है, जमा राशि का जो व्यय होगा वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं में होगा। यानी स्वास्थ्य से जुड़े हुए या परिवार के कल्याण से जुड़े हुए योजनाओं के लिए इस 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर से जो फंड प्राप्त होगा उसका प्रयोग किया जाएगा। किस डिपार्टमेंट के योजनाओं से जुड़ा हुआ? यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रमुख योजनाओं से जुड़े हुए योजनाओं पे इसका खर्च किया जाएगा। और यह प्रमुख योजनाएं क्या हैं? जैसे कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना या जन आरोग्य योजना पे किया जाएगा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और देखभाल केंद्र पे किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पे किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पे किया जाएगा। मिशन पे किया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पे किया जाएगा। वैसे ही स्वास्थ्य संबंधी जो आपात स्थिति आती है उस पे इस फंड या निधि का प्रयोग किया जाएगा। अभी हमने देखा कि कोरोना के कारण पूरे देश में हेल्थ इमरजेंसी जैसी कंडीशन आ गई थी, तो उस तरह के कंडीशंस के लिए या किसी क्षेत्र विशेष में होने वाले स्वास्थ्य से संबंधित आपदा के लिए इस तरह के फंड जो कि स्वास्थ्य और शिक्षा के उपकर से प्राप्त किया जाएगा, जिसको प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के तौर पे जाना जाएगा। इस फंड को इसी तरह के जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की जो प्रमुख योजना है, जैसे कि मैंने बताया आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जैसे योजनाओं पर इस फंड को खर्च किया जाएगा। ठीक है, और इस निधि का जो संचालन होगा, जो रख रखाव होगा, ठीक है, उसका कार्य कौन करेगा? रख रखाव का कार्य या संचालन कौन करेगा? परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा रख रखाव और संचालन किया जाएगा। तो इससे जो प्रश्न बन सकते हैं वो क्या क्या बन सकते हैं?
इससे जो प्रश्न बन सकते हैं वो सीधे सीधे ये बन सकते हैं कि ये जो निधि है, ये निधि का जो फंड है वो कहाँ से आएगा। तो इस निधि का जो फंड है वो स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर से आएगा। कितना परसेंट स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लगाया गया है? 2018 से ये 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लगाया गया है। तो हमें ये चीज़ याद रखना है। दूसरा, इसका रख रखाव कौन करेगा? इसका रख रखाव करेगा परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है। और यह कई सारी परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़े हुए, स्वास्थ्य से जुड़े हुए कई सारी योजनाओं में इसकी फंडिंग की जाएगी। तो हमें यह जरूर ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। फिर अगला जो टॉपिक है वो है हवाई यात्री रोपवे प्रणाली। हवाई यात्री रोपवे प्रणाली। यह जो हवाई यात्री रोपवे प्रणाली है, यह मई 2021 में, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी, यह पैरामिलिट्री का एक विंग है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की जो मसूरी स्थित 1500 वर्ग मीटर की भूमि, मसूरी स्थित यानी उत्तराखंड यूके से जुड़ा हुआ 1500 वर्ग मीटर की भूमि, 1500 वर्ग मीटर की भूमि उत्तराखंड सरकार को सौंपने की मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किया है। इस भूमि का प्रयोग उत्तराखंड सरकार के द्वारा हवाई यात्री रोपवे प्रणाली के निर्माण के लिए किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा? हवाई यात्री रोपवे प्रणाली निर्माण के लिए किया जाएगा। तो इससे सीधा सीधा प्रश्न ये बन सकता है पीसीएस में कि हवाई यात्री रोपवे प्रणाली किस राज्य में शुरू की जाने वाली है या शुरू की जा रही है। दूसरा, ये भी पूछा जाता है सकता है कि उत्तराखंड के किस जगह में, किस डिस्ट्रिक्ट में, तो मसूरी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस पे इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह जो प्रस्तावित रोपवे प्रणाली है, यह लगभग 5580 मीटर लंबी होगी, ठीक है। और यह मोनो केबल रोपवे होगा। क्या होगा? मोनो केबल रोपवे। रोपवे होगा, ये ध्यान रखना है। तो यह जो हवाई यात्री रोपवे प्रणाली है, यह मसूरी उत्तराखंड में शुरू की जानी है, ठीक है। इससे जुड़े हुए जो भूमि था वो आईटीबीपी से लेकर उत्तराखंड के राज्य सरकार को दिया गया है ताकि हवाई यात्री रोपवे प्रणाली का विकास या निर्माण इस क्षेत्र में किया जा सके। और इसकी लंबाई कितनी है? 5580 मीटर है, ठीक है। और यह पीपीपी मॉडल के आधार पर निर्माण किया जाएगा। पीपीपी मॉडल के आधार पर निर्माण किया जाएगा, ठीक है। यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल, यानी सरकार की कंपनी भी इन्वॉल्व रहेगी और प्राइवेट सेक्टर की भी कोई प्लेयर इन्वॉल्व रहेगा। उस दोनों के मिल के सहयोग से इस रोपवे का निर्माण किया जाएगा। हवाई यात्री रोपवे का निर्माण पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा। यह जो रोपवे है, यह बेसिकली पुरकुल गांव देहरादून को, पुरकुल गांव जो कि देहरादून में होगा, देहरादून को, ठीक है, लाइब्रेरी मसूरी के से जोड़ेगा। लाइब्रेरी मसूरी, लाइब्रेरी एक जगह है मसूरी में, यानी पुरकुल गांव को जो कि देहरादून में है, उसको लाइब्रेरी मसूरी गांव से जोड़ेगा। मतलब इन दोनों के बीच इसका निर्माण किया जाएगा। और इस मोनो केबल रोपवे के जो क्षमता होगी वो प्रत्येक दिशा में 1000 यात्री प्रति घंटा होगी। 1000 क्षमता जो होगी 1000 यात्री
प्रति घंटा होगी, यानी व्यापक स्तर पे इसका निर्माण किया जा रहा है। तो हमें यह जो प्रश्न बन सकते हैं वो यही बन सकते हैं। 3 प्रश्न इस पे पूछे जा सकते हैं जिसको हमें ध्यान रखना है। पहला क्या पूछा जा सकता है कि हवाई यात्री रोपवे प्रणाली जो है वो कहाँ पे निर्माण की जा रही, किस राज्य में, तो यह उत्तराखंड में निर्माण की जा रही। दूसरा, उत्तराखंड में कहाँ, तो मसूरी के क्षेत्र में इसका निर्माण किया जा रहा है और यह देहरादून से मसूरी को जोड़ेगा। देहरादून का जो पुरकुल गांव है, पुरकुल गांव को मसूरी के लाइब्रेरी जगह से जोड़ा जाएगा, यानी इन दोनों के बीच ही इसका निर्माण किया जाना है। और इसकी जो क्षमता होगी वो 1000 व्यक्ति प्रति घंटा होगी, यानी 1 घंटे में 1000 व्यक्ति इस मोनो केबल रेल रोपवे के थ्रू गुजर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न इससे बन सकता है। अगला टॉपिक है युवा प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना। युवा प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना, लेखक परामर्श योजना इसका ये जो योजना है, ये इसका मूल नाम यही है, युवा। ठीक है, यह शिक्षा मंत्रालय के जो उच्चतर शिक्षा विभाग है, ठीक है, उसी के द्वारा इस योजना का शुरुआत किया गया, यानी शिक्षा मंत्रालय जिसको पहले HRD कहा जाता था। सबसे पहला प्रश्न तो यही बन सकता है कि ये युवा प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। और शिक्षा मंत्रालय कौन से डिपार्टमेंट, उच्चतर शिक्षा विभाग या उच्चतर शिक्षा डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, मई के महीने में 2021 में इसको शुरू किया गया है। युवा जो है, ये जो है इसका मतलब है कि यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स, यंग अपकमिंग वर्सटाइल, यंग कमिंग और वर्सटाइल ऑथर, यह इस युवा का मतलब है। ठीक है, यह देश में पढ़ने लिखने या पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने और विश्व स्तर पर भारत एवं भारतीय लेखन को प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है, युवा और उभरते लेखकों जिनकी उम्र लगभग 30 साल से कम हो, 30 वर्ष से कम हो, ठीक है, को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम की शुरुआत है। लेखक परामर्श कार्यक्रम की शुरुआत, यानी यह जो युवा प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना है, यह बेसिकली जो उभर रहे लेखक हैं, जो जिसकी उम्र 30 साल से कम है, वैसे लेखक को विश्व स्तर पर भारत और भारतीय लेखन को प्रस्तुत करने के लिए इन युवा लेखकों और उभरते हुए लेखकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम शुरुआत करने से जुड़ा हुआ है। मतलब जो टैलेंटेड युवा वर्ग है, जो कि लेखन को अपना, जो लेखन में दक्ष है, उसको और ज़्यादा प्रशिक्षित करने, ताकि वो विश्व स्तर पर लेखन, भारतीय लेखन को प्रसिद्धि दिला सके, नाम दिला सके। इसी को ध्यान में रखते हुए युवा जैसी योजना शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर विभाग द्वारा शुरू की गई। यह योजना बेसिकली 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखकों को प्रशिक्षण देने से जुड़ी। यह युवा जो योजना है वो भारत @75 परियोजना का एक भाग है। यह जो युवा योजना है, यह भारत परियोजना @75 परियोजना का पार्ट है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो युवा वर्ग जो लेखन
में दक्ष है या लेखन जिसका लेखन करना चाहता है, जो लेखक बनना चाहता है, उसको उस युवा वर्ग जो कि 30 वर्ष से कम आयु का है, उस उभरते और युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श केंद्र की स्थापना करना ही इस युवा परियोजना का उद्देश्य है। और यह युवा परियोजना किससे जुड़ा हुआ है? भारत@75 परियोजना से, यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी NBT राष्ट्रीय पुस्तक न्यास इस परियोजना के क्रियान्वयन एजेंसी है। मतलब इस योजना को चलाने वाली जो एजेंसी है वो है ये NBT है, और यही NBT इस युवा परियोजना का क्रियान्वयन करेगी। ठीक है, इस परियोजना को चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वित करने का काम ये NBT को दिया गया है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि युवा परियोजना जो कि शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर विभाग द्वारा शुरू की गई है, उसके क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है? तो वो NBT है। इसका उद्देश्य क्या था ये हमने जान लिया। युवा का मतलब हमने जान लिया यंग या अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स। ठीक है, तो ये इस पे प्रश्न ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। युवा योजना के तहत तैयार पुस्तकों का प्रकाशन NBT के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी इसी NBT के द्वारा किया जाएगा। अगर किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ा हुआ लेखक है, जिसने पुस्तक लिखी, उच्च स्तर की पुस्तक लिखी, तो उसका अलग अलग भाषाओं में अनुवाद भी NBT के द्वारा किया जाएगा और उसका प्रकाशन भी NBT के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और यह 1 जून से 31 जुलाई 2021 के मध्य आयोजित होने वाली एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा। इसके तहत 75 लेखक का चयन होगा। किसके द्वारा? अखिल भारतीय एक कंपटीशन होगा, अखिल भारतीय प्रतियोगिता होगा, उसी से 30 वर्ष से कम आयु के यंग टैलेंटेड लेखकों का चयन किया जाएगा। ठीक है, और इन्हीं लेखकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। किसके द्वारा? लेखक परामर्श कार्यक्रम के द्वारा। और फिर इनके द्वारा लिखे गए पुस्तकों का प्रकाशन NBT के द्वारा किया जाएगा, या उसका जो ट्रांसलेशन है वो NBT के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक यंग लेखकों को प्रशिक्षित करने, विश्व स्तर पर नाम कमाने, भारत का नाम रोशन करने, इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के टैलेंटेड कम उम्र के लेखकों के लिए यह परियोजना शुरू की गई है, जिसका नाम है युवा परियोजना। यह शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर विभाग के द्वारा, उच्चतर शिक्षा विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, तो हमें यह याद रखना है, किसी भी हालत में भूलना नहीं है, नहीं तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाने की संभावना मैक्सिमम है। तो आपको ये सारे टॉपिक्स को ध्यान रखना है, किसी भी हालत में इसको नहीं भूलना है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो है ई प्रॉपर्टी कार्ड से जुड़ा हुआ। ई प्रॉपर्टी कार्ड से जुड़ा हुआ यह टॉपिक है। यह ई प्रॉपर्टी कार्ड जो है, इसको 24 अप्रैल 2021 को, ठीक है, यह 24 अप्रैल किसके लिए फेमस है? पंचायती राज दिवस के लिए फेमस। इसके लिए पंचायती राज, यह पूछा जाता है, इस डेट को याद रखिएगा। पंचायती राज दिवस इसी दिन मनाया जाता है। 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या उसके माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत ई प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया। ई प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया। अब यह ई प्रॉपर्टी कार्ड क्या है, ये हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें। इस अवसर पे जो 24 अप्रैल को ई प्रॉपर्टी कार्ड का जो वितरण किया, इस अवसर पे उन्होंने 5000 गाँवों से अधिक गाँवों के लगभग 5000 गाँवों से अधिक गाँव के लगभग 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को उनके
ई प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया। ई प्रॉपर्टी कार्ड, जैसे आप लोग सुन रहे होंगे कि जितने भी गांव के ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, उसको डिजिटलाइज किया जा रहा है। ठीक है, उसको डिजिटलाइज किया जा रहा है और डिजिटल वे में उसका पूरा रिकॉर्डिंग की जा रही है। उस रिकॉर्ड को रखा जाएगा ताकि एक जगह से दूसरे जगह तक उसको देखा जा सके आसानी से। ठीक है, तो इस डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान ही पूरे कई सारे गांवों को, कई हजार गांवों को, इस वहाँ के प्रॉपर्टी को डिजिटलाइज किया जा रहा है। वहाँ के ऑथर के साथ वहाँ के जो मालिक है उन ज़मीनों के, उनके प्रॉपर्टी जो है, उनके डेटाबेस जो है वो डिजिटलाइज किया जा रहा है ई प्रॉपर्टी कार्ड, और फिर उसको ई प्रॉपर्टी कार्ड के रूप में उस संपत्ति के मालिकों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी है मेरे गांव में, तो मेरे प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ जितना रिकॉर्ड है वो डिजिटलाइज किया जा रहा है और उस रिकॉर्ड को का कार्ड बना के, जिसको ई प्रॉपर्टी कार्ड कहा जाता है, वो मुझे दिया जाएगा। तो इसी तरह की जो योजना है, इसको पंचायती राज दिवस यानी 24 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के अंतर्गत ई प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया। और इसके तहत क्या किया, 5000 गांव के लगभग 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को उनके ई प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया गया। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देना है। ठीक है, इस कई बार हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट या प्रॉपर्टी का क्लियर स्पष्ट नहीं होने से बहुत सारे दिक्कतें आती हैं कोर्ट में या प्रॉपर्टी के वितरण में परिवारों के बीच। तो इसीलिए इस तरह के जो ई प्रॉपर्टी कार्ड बनाया जा रहा है, ये डिजिटलाइज किया जा रहा है, इससे सरकार, प्रशासन, प्रबंधन और जिनकी प्रॉपर्टी है उनके लिए यह सुगम हो जाएगा, आसान हो जाएगा प्रॉपर्टी को जानना, उसका रिकॉर्ड रखना। ठीक है, इससे क्या होगा, सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ेगा और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो इसी योजना को, स्वामित्व योजना के तहत ई प्रॉपर्टी कार्ड का उद्घाटन 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक तो ये बन सकता है कि किस दिन ई प्रॉपर्टी कार्ड योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, तो यह 24 अप्रैल 2021 को। क्यों? क्योंकि यह पंचायती राज दिवस के रूप में जाना जाता है। दूसरा, यह स्वामित्व परियोजना के अंतर्गत किया गया है। स्वामित्व परियोजना है क्या, ये जान लें। स्वामित्व परियोजना के तहत ई प्रॉपर्टी कार्ड को बांटा गया है। स्वामित्व परियोजना का मतलब है कि सर्वे ऑफ विलेजर्स एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ठीक है, यानी गांव से जुड़े हुए या गांवों का सर्वे और उसके जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है, पूरे गांव के एरिया का रिकॉर्डिंग, मैपिंग, ये स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इसी मैपिंग के माध्यम से ई प्रॉपर्टी कार्ड को बनाया जा रहा है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि यह स्वामित्व योजना के तहत क्या है। स्वामित्व योजना सीधे पूछा जाए किससे जुड़ा हुआ है, तो ग्रामीण की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, गाँव के ग्रामीण क्षेत्रों के मैपिंग से जुड़ा हुआ है। ये प्रश्न सीधे सीधे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस पे जो 2-3 तरह के प्रश्न बन सकते हैं वो हमने देख लिया। इस पे इसी तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है वो है आहार क्रांति मिशन। आहार क्रांति मिशन, यह आहार क्रांति मिशन जो है, यह अप्रैल 2021 में, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, उस समय कौन थे, डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उस समय कौन थे, डॉक्टर हर्षवर्धन। आप लोग जानते ही हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे मंत्रालय में के जो मंत्री हैं वो चेंज हो चुके हैं। अभी जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बने हैं वो हैं मनसुख मांडविया, लेकिन उस समय कौन थे, उस समय थे डॉक्टर हर्षवर्धन। आपको ये सारी चीज़ें जो मंत्रालय चेंज हुए हैं, जो अलग अलग मंत्री बनाए गए हैं, उनके रिकॉर्ड भी याद रखने हैं, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जहाँ जहाँ मंत्रालय की बात आएगी, अगर मंत्री चेंज हुए हैं तो उनका नाम मैं लेता रहूँगा।
तो उस समय डॉक्टर हर्षवर्धन थे, अभी मनसुख मांडविया है। लेकिन जब अप्रैल 2021 में आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई, तो उस समय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो थे वो थे डॉक्टर हर्षवर्धन। उन्हीं के द्वारा इस आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई। ठीक है, इस मिशन को दो जो विभाग है उसके द्वारा इस मिशन को शुरू किया गया। एक है विश्व विज्ञान भारती विभाग और दूसरा है ग्लोबल इंडियन साइंटिफिक और टेक्नोक्रेट्स फोरम। इन दोनों ने संयुक्त रूप से इस आहार क्रांति मिशन को शुरुआत की। ठीक है, और संयुक्त रूप से उत्तम आहार उत्तम विचार के लक्ष्यों को लेकर इसको शुरू किया गया। उत्तम आहार और उत्तम विचार के लक्ष्यों को लेके इसको शुरू किया गया। उत्तम आहार और उत्तम विचार, यह किन दो विभागों का संयुक्त रूप से इसके द्वारा चलाया गया है? एक है विज्ञान भारती और दूसरा है ग्लोबल इंडियन साइंटिफिक एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम के द्वारा। ठीक है, इन्हीं दो के संयुक्त प्रयास से उत्तम आहार और उत्तम विचार के लक्ष्यों को लेकर इस आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई। और इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री या केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन उस समय इसके मंत्री थे, जो कि अब मनसुख मांडविया हो चुके हैं। ठीक है, इस मिशन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूख और उससे जुड़ी हुई बीमारियों की समस्याओं का समाधान तलाशना, भूख एवं संबंधित बीमारियों का समाधान तलाशना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है आहार क्रांति मिशन का। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भूख एक बहुत बड़ी समस्या है, उससे जुड़ी हुई बीमारी बहुत बड़ी समस्या है। कुपोषण की बीमारी ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस मिशन के द्वारा इसी का समाधान तलाशना एक मुख्य उद्देश्य है। दूसरा चीज़ एक महत्वपूर्ण है जो इसी से जुड़ा हुआ है, आप याद रखिएगा। हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र जो संघ है वो किसी न किसी चीज़ को लेके एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करता है। तो 2021 को यूएनओ ने क्या किस वर्ष के रूप में घोषित किया? अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी वर्ष के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष के रूप में। ये जरूर याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कई बार ऐसे पूछ दिया जाता है कि 2021 को यूएनओ ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय हरित मिशन वर्ष, ऐसे कई सारे टर्म यूज किए जाते हैं और ये पूछे जाते हैं, कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको याद रखना है यूएनओ ने 2021 को अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी वर्ष के रूप में घोषित किया है। और इसी को ध्यान में रख के आहार क्रांति मिशन जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की गई है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इसके तहत देश के प्रत्येक नागरिक तक अच्छे आहार पहुंचाना एक उद्देश्य है, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग का लाभ प्राप्त हो सके। इसीलिए यह आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई। सबसे पहले जो प्रश्न बन सकता है वो यह बन सकता है कि आहार क्रांति मिशन किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? ठीक है, तो यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। दूसरा, यह किन दो संस्थाओं का संयुक्त रूप से इसको शुरू किया है? तो एक है विज्ञान भारती और दूसरा है ग्लोबल इंडिया साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स, यानी GIST, ग्लोबल इंडिया साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स। इन दोनों के संयुक्त रूप से इसको शुरू किया है। तो हमको ये चीज़ याद रखनी है। अब अगला जो टॉपिक है वो एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन देख लेते हैं।
भारत और यूके के बीच एक वर्चुअल शिखर मिशन सम्मेलन शुरू किया गया। इंडिया यूके यूनाइटेड किंगडम के बीच एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन शुरू किया गया। सम्मेलन हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ है। यह मई 2021 में इस सम्मेलन को आयोजित किया गया, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, ये याद रखना है। बोरिस जॉनसन ने के द्वारा वर्चुअल माध्यम से भारत और यूके के शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया। यानी भारत के तरफ से पीएम और यूके की तरफ से वहाँ के पीएम बोरिस जॉनसन के द्वारा वर्चुअल तरीके से 4 मई 2021 को यह सम्मेलन को आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने एक महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 को अपनाया। रोड मैप 2030 को अपनाया। प्रश्न इस पे पूछा जा सकता है कि रोड मैप 2030 किन दो देशों के बीच अपनाया गया समझौता है? तो यह भारत और यूके के बीच अपनाया गया समझौता है। इस पे सवाल पूछा जाता है। ये महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 का मतलब क्या है कि 2030 तक जो भारत के संबंध है, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो या नागरिकों के बीच का संबंध हो, या जैसे परस्पर संबंध है लोगों के बीच, दो देशों के लोगों के बीच का संबंध हो, व्यापार से जुड़ा हुआ संबंध हो, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ संबंध हो, रक्षा से सुरक्षा से जुड़ा हुआ संबंध हो, जलवायु कार्यक्रम या स्वास्थ्य के क्षेत्र में जुड़ा हुआ संबंध हो, इन सब क्षेत्रों में के लिए 2030 तक जो रोड मैप तैयार करना है, जो समझौता हुआ कि इन सारे लक्ष्यों को प्राप्त करना है, उसी के लिए टर्म यूज किया गया है रोड मैप 2030। और यह किन दो देशों के बीच हुआ है? भारत और यूके के बीच। प्रश्न सीधे सीधे यही पूछा जा सकता है कि रोड मैप 2030 जो हाल ही में समझौता हुआ है वो किन दो देशों के बीच? भारत ब्रिटेन, भारत रूस, भारत अमेरिका या भारत फ्रांस? ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको इस तरीके से इस टॉपिक को देखना है, ठीक है। दूसरा, वर्ष 2030 तक दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय बायलैटरल ट्रेड को, द्विपक्षीय या बायलैटरल ट्रेड को, बायलैटरल ट्रेड को या व्यापार को दोगुना से भी अधिक करने का लक्ष्य रखा है। यानी दोनों के बीच जो आर्थिक या व्यापारिक संबंध होंगे जो आज है उसकी तुलना में 2 गुना ज़्यादा बढ़ाने का, गुना से ज़्यादा बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। साथ ही एक नवीन वैश्विक नवाचार साझेदारी की भी घोषणा की गई है, ठीक है। और तीसरा कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने प्रवासन और आवाजाही पर एक व्यापक साझेदारी की घोषणा की है, ताकि दोनों देशों के बीच विद्यार्थियों और कुशल कामगारों का आवागमन हो सके। विद्यार्थियों यानी स्टूडेंट्स और स्किल्ड लेबर यानी कुशल कामगार यानी एक ऐसा समझौता स्थापित करने की कोशिश की गई है कि दोनों देशों के बीच विद्यार्थियों और कुशल कामगारों का एक व्यापक स्तर पे या दोनों देशों के बीच एक आवागमन सरल हो सके, ताकि दोनों की इकोनॉमी के लिए ये लोगों का प्रयोग किया जा सके। कुशल कामगारों, स्किल्ड लेबर की ज़रूरत हर जगह है, ठीक है। तो अगर ब्रिटेन में इसकी ज़रूरत है तो इंडिया से कुशल कामगार यानी स्किल्ड लेबर वहाँ प्रोवाइड कराया जा सके। अगर इंडिया में ज़रूरत है तो वहाँ से प्रोवाइड कराया जा सके। इस तरह का एक समझौता किया गया है अब प्रवासन और आवाजाही को लेकर, ठीक है। दूसरा, विद्यार्थियों के यानी शिक्षा के लिए दोनों देशों ने यह समझौता किया है कि वहाँ के विद्यार्थी यहाँ के शिक्षा से जुड़ सकते हैं और यहाँ के विद्यार्थी वहाँ जाकर शिक्षा ले सकते हैं। इस पे भी एक व्यापक समझौता हुआ है ताकि आवागमन को सरल बनाया जा सके। तो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ भारत यूके के वर्चुअल शिखर सम्मेलन से जुड़ा हुआ 3 मुख्य बातें हैं जिस पर प्रश्न बन सकते हैं। पहला कि रोड मैप 2030
किन दो देशों के बीच का समझौता है? यह कितने वर्षों का समझौता है? 10 वर्षों का। ठीक है। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है? द्विपक्षीय व्यापार को दोगुने से भी ज़्यादा करना। ठीक है। तीसरा, एक नवीन वैश्विक नवाचार साझेदारी को स्थापित करना या उसकी घोषणा की गई है कि दो देशों के बीच एक नवीन नवाचार साझेदारी स्थापित की जाए। ठीक है। तो इन 3 पॉइंट्स पे प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना है और किसी भी हालत में इसको भूलना नहीं है। इस पे जो प्रश्न बन सकते हैं वो यही बन सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। चलिए, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में कुछ और भी करंट अफेयर्स के अच्छे टॉपिक जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं वो आपको कवर कराए जाएंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हर टॉपिक को कवर कराते समय मैं ज़रूर इस बात को फोकस करता हूं कि कौन से पॉइंट पे प्रश्न बन सकते हैं और कैसे प्रश्न बन सकते हैं, ताकि जब भी किसी आप टॉपिक को पढ़ें तो आप इसी माइंडसेट के साथ पढ़ें। कंटेंट तो पढ़ें ही पढ़ें, साथ में यह भी सोचें कि इस पर प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब आप उस टॉपिक को पढ़ते हैं तो जब आप उसके प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक पर सोच लेते हैं, तो आप उससे रिलेटेड जब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपके लिए आसान हो जाते हैं। चलिए, अगले क्लास में फिर कुछ नए टॉपिक, नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक लेकर मैं आऊँगा। तब तक आप इस टॉपिक को देखिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं अगले क्लास में इसको कवर कर लूँगा। ठीक है। थैंक यू सो मच।